जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। आपके पेपर का नाम है भैया, आपके पेपर का नाम है हिंदी काव्य या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये मॉडल पेपर आपका 4 है, क्लास भी आपका 4 है। इसके पहले 3 मॉडल पेपर मैंने दिया है और क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसको क्वेश्चन पेपर देखना है वो बाद में क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में जितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास में इस मॉडल पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। तो 2023 के जितने सारे क्वेश्चंस है सभी को देखना अनिवार्य है साथियों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो इनका पेपर कोड है FHND 101। ठीक है, आज के इस क्लास में टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। वो भी नोट्स को मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो 100 से क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं अगर नोट्स को मिला दिया जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम की। तो नवंबर आज से स्टार्ट हो गया आपका एग्जाम। जल्द ही आप लोगों का शुरू हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं। देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके 5 क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, जिसमें से केवल 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम में जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जिनका लिखित एग्जाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाएं, मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो लिखित क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, हिंदी का प्रथम एकांकी है। एक घूंट, अंडे के छिलके, तांबे के कीड़े या फिर कश्मीर का कांटा। इन चारों में से कौन हिंदी का प्रथम एकांकी है? तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर हिंदी का प्रथम एकांकी अगर एक घूंट है तो एक घूंट को लिखा किसने है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अच्छा, जो एक घूट है ये हिंदी का पहला एकांकी है। ठीक है, यह एकांकी साल 1929 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक एकांकी साहित्य की पहली मौलिक कृति के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जो नोट्स होते हैं यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे आपका डाउट भी क्लियर होता है। और ये सारे नोट्स और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको जहां क्लास सेंड किया जाता है क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ और ये सारे नोट्स सेंड कर दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है। तो अगर फ्री में है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने अपडेट रहते हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए निबंध सम्राट किसे कहा गया है? निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या पूछा गया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? तो देखिए जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 2022 ठीक है और 2023 जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इस क्लास में आपके इंक्लूड किए गए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है। आप लोग इस मॉडल पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करिएगा, अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करिएगा। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ भी आपके दोस्त आपके साथ जुड़े हैं उन्हें ज़रूर ये क्लास सेंड करेंगे। ठीक है, रिकमेंड करेंगे और आप लोगों से
बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक ज़रूर करेंगे। जितना लाइक रहता है क्लास पर, यूट्यूब इस क्लास को आगे रिकमेंड आगे ज़रूर करता है, ठीक है। बाकी बच्चों के पास ऑटोमेटिक भेजता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न आपको पूछा गया है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है। तो जो रामानंद है इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, आकाश धर्मा गुरु माना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, राम भक्त कवि नहीं है। इन चारों में से देखें, रामानंद, ईश्वरदास और विष्णुदास, ये तीनों आपके राम भक्त कवि हैं, लेकिन जो विट्ठल दास हैं ये आपके राम भक्त कवि नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न पूछा गया है, भक्तमाल की टीका किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके 2 साल लगातार पूछा है, 2022 में भी पूछा है और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भक्तमाल की टीका किसने लिखी है। तो भक्तमाल की जो टीका है ये लिखा है आपके प्रियादास जी ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब कुछ बच्चे इसमें आपके नाभादास लगा कर आते हैं, उनका भी सही है, लेकिन ध्यान रखेंगे किस सिचुएशन में सही होगा, ये प्रश्न कैसे सही होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखें, नाभादास की भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि भक्तमाल की रचना किसने की है, तो नाभादास ने। लेकिन भक्तमाल की जो टीका है इसको किसने लिखा है, प्रियादास ने। अच्छा, आगे देखिए, इसमें इसकी रचना जो भक्तमाल है, भक्तमाल की रचना नाभादास ने 1585 के आसपास किया था, ठीक है। और जो भक्तमाल की टीका है इसको प्रियादास ने 1712 में लिखा था। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भक्तमाल है इसका रचना काल कब है, 1585 में किसने लिखा था, नाभादास ने। और भक्तमाल का जो टीका है इसको प्रियादास ने लिखा था 1712 में। चलिए, 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है 1850 में, 1820 में, 1885 या 1890, बताइए। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रारंभ हुआ है सन 1850 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर शताब्दी पूछेगा तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास जो है 19वीं शताब्दी से माना जाता है। अगर शताब्दी पूछेगा तो इस तरह से 19वीं शताब्दी आप लगाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सन पूछेगा तो सन आपका 1850 है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में किसने की थी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 आपका देखेंगे क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी या फिर गोविंद गिल्ला भाई, बताइए। भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। अब आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इन्होंने कई कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु नाम की पत्रिका का संपादन किया था, ये तो पता चल गया। कब किया था, तो जो भारतेंदु पत्रिका है 1905 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से, काशी से, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि, लेखक, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बाल विबोधिनी और हरिश्चंद्र पत्रिका और कविवचन सुधा जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, ये बात ध्यान रखेंगे। हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। विबोधिनी, ठीक है, बाल विबोधिनी जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, ठीक है। देखें, एक ही आपका की पॉइंट रहेगा, एक ही आपका नोट्स रहेगा, लेकिन इसमें कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है, द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण काल, जागरण सुधार काल या फिर नवजागरण काल। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, तो जागरण सुधार काल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, नवजागरण काल के अग्रदूत कहलाते हैं। नवजागरण काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी साथी। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है। तो देखिए साथियों, इसमें जो वैदेही वनवास है, फूल पत्ता है और प्रिय प्रवास है, ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है। लेकिन जो पारिजात है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रबंध काव्य नहीं है साथियों। तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हरिऔध का प्रबंध काव्य कौन कौन सा है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, देखिए एक निगेटिव प्रश्न पूछता है तो उस हमारे लिए ही वो फायदा होता है, उसमें आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रश्नों को उत्तर मिल जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है। तो नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो जो चंद्रबरदाई थे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चंद्रबरदाई ने क्या कौन सी रचना रची है, इस कौन सी रचना लिखी, ये बात आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि इनका बहुत ही फेमस है, जो इन्होंने लिखा है, जो रचना बहुत ही फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग खुद बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। देखें, किस कवि ने गागर में सागर भरा है। तो जो बिहारी जी हैं, इन्होंने गागर में सागर भरा है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। किसने कहा था भैया। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या है, जनवादी कहानी से संबंधित है। जनवादी कहानी से शेखर जोशी संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका, बनारस पत्रिका के संपादक हैं। बनारस पत्रिका के संपादक कौन है भैया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस पत्रिका के संपादक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अब प्रश्न नंबर 21 है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही सुमेल है। देखिए शंकराचार्य अद्वैत वेदांत से संबंधित है, बिल्कुल। जो रामानुजाचार्य जी हैं, ये विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं, ये भी राइट है आपका। जो द्वैताद्वैत है, ये निम्बकाचार्य से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। तो उपर्युक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हैं, इसमें से एक भी आपका गलत, आपका मतलब गलत सुमेलित नहीं है, ठीक है। सभी इसमें क्या है, सभी सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सही सुमेलित है, ये कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इस कृष्णोपासक कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपको पूछा गया, बिहारी सतसई रचना है, रीतिमुक्त है, रीतिबद्ध है या फिर रीति सिद्ध है। पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था, बिहारी जो सतसई रचना है साथियों, ये रीति सिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बिहारी सतसई को किसने लिखा था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है। इन्होंने रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या अलंकारिक। तो जो बिहारी हैं, कवि बिहारी, ये आपके रीति सिद्ध कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है। जो आलम है, ये आपके रीति मुक्त कवि हैं, बाकी ये जो आपके तीनों हैं, ये रीति मुक्त कवि नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसी तरह से निगेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आलम हैं, घनानंद जी हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, ठीक है, भिखारी ठाकुर और द्विजदेव, ये सभी कौन है, ये रीति मुक्त कवि हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे इनको। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
बोधा की प्रेमिका का नाम था, बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपको पूछा गया है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है। जो कवि भूषण है इनका वास्तविक नाम घनश्याम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, वृत्त कौमुदी काव्य रचना है, किसकी रचना है भैया ये। तो जो मतीराम जी हैं इनकी रचना है वृत्त कौमुदी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है ये चिंतामणि को माने हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्या पूछा गया है, रीति निरूपण की शैली प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी, कैसे प्रचलित थी। संस्कृत के काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण की शैली में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, 32 नंबर प्रश्न है, सूफियों के संप्रदाय नहीं है, कौन बताइए। चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय या कादरी संप्रदाय। सूफियों के कौन से संप्रदाय नहीं हैं इनमें से। तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि सूफियों के संप्रदाय कौन कौन हैं। तो देखिए जो चिश्ती संप्रदाय है, नक्शबंदी संप्रदाय है और कादरी संप्रदाय है, ये तीनों सूफियों के संप्रदाय हैं। लेकिन वैरागी संप्रदाय आपके सूफियों के संप्रदाय नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। सही सुमेल है, देखेंगे हम लोग कौन सा सही सुमेलित है। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। सही सुमेल है या फिर इनमें से सही सुमेल नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न तो आपके आते ही आते हैं, 2 3 1। ठीक है, ये बात इतना रेशियो है आपका, 1 से 3 तक आपका रेशियो है, इसी के बीच में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सही सुमेल है, चंदायन की रचना नूर मोहम्मद ने की थी, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि चंदायन की रचना साथियों मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबन ने लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर है। यही आपका सुमेलित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब एक प्रश्न इसमें और देख लीजिए, मधुमालती, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। ठीक है, जो मधुमालती है ये मीर सैयद मंझन, ठीक है, आप लोग देखे होंगे हमेशा आपको शॉर्ट फॉर्म में मंझन की रचना है इस तरह से आती होगी। तो ये मंझन की रचना है मधुमालती। इनका पूरा नाम है मीर सैयद मंझन सतारी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, यही आपका सही सुमेलित है। बाकी आपका गलत है, बाकी गलत है तो भी आपको इसका सही आंसर मैंने बता दिया। चंदान की रचना मुल्ला दाऊद की है, मधुमालती रचना मंझन की है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे क्या पूछा गया है, बैरवै नायिका भेद रचना है, ये रचना कवि गंग की है, रहीम की है या फिर मीराबाई की है। तो ये रहीम की रचना है बैरवै नायिका। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है, कथन है। ये कथन किसका है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल राजा लक्ष्मण सिंह की ये रचना है, कथन है, सॉरी, ये स्टेटमेंट राजा लक्ष्मण सिंह का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, कौन संबंधित है। हित हरिवंश संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, संतन को कहा सीकरी सो काम, कथन किस भक्त कवि का है। तो ये कुंभन दास जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये सी ऑप्शन, जो कुंभन दास जी हैं इन्होंने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इनका, कुंभन दास जी का। चले अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है। प्रथम गीति नाट्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो करुणालय को प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आप लोगों को क्या पूछा गया है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है भज धातु से हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 40 आपको पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देसिल बयान सब जन मिठा तैसन जपो अब हट्टा, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति विद्यापति की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपको पूछा गया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास जी की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है 42 नंबर, सूफी साधकों में महिला संत हैं, बताइए सूफी साधकों में महिला संत कौन सी हैं? राबिया। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? भय बिनु होए न प्रीति, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? जो तुलसीदास हैं ये रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया आपका, तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में नहीं है, तो कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? देखें, इसमें जो रामाज्ञा प्रश्नावली है, ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा ये रचा गया है। ये रामाज्ञा प्रश्नावली साथियों, ये काव्य ग्रंथ जो है ये ब्रज भाषा में नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कवितावली, रामचरितमानस और दोहावली ये ब्रज भाषा में है। बाकी रामाज्ञा प्रश्नावली ये तुलसीदास जी द्वारा रचित, ये ब्रज भाषा में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है आपका, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? सूर सागर में कुल 12 स्कंद हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 47 नंबर प्रश्न है आपका, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, काव्य पंक्ति है। ये काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति कुंभन दास की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है आपका, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। बताइए कौन सा माना जाता है भैया? हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का जो परंपरा का प्रारंभ है ये माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगीवाद या फिर अलंकारवाद, बताइए नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन जो है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, पत्नी कहानी के लेखक हैं। पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 या 53 नंबर, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र या गबन? तो मंगलसूत्र जो रचना है मुंशी प्रेमचंद की ये अधूरा उपन्यास है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यह अधूरा उपन्यास है क्यों है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। यह उपन्यास साल 1936 में शुरू हुआ था, लेकिन प्रेमचंद की मृत्यु के कारण यह अधूरा रह गया। बाद में प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? बताइए कौन सा काव्य स्मृति काव्य है प्रसाद जी का? बिल्कुल, जो आंसू हैं साथियों ये जयशंकर प्रसाद का ये काव्य है आंसू। और ये जो आंसू काव्य है ये स्मृति काव्य है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इंदु मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 55 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदु पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया था। यह पत्रिका हिंदी साहित्य में छायावाद की शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 56 क्या है, एक भारतीय आत्मा
किस कवि का उपन्यास है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है, सॉरी उपन्यास नहीं है, उपनाम है, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। देखें, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। 56 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत बहुत सॉरी, ये उपनाम है, ठीक है, मैंने उपन्यास कर दिया था। चले, देखिए थोड़ी बहुत गलतियां हम लोग से भी हो जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, बाकी हम लोग उसे तुरंत सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? जो प्लाट का मोर्चा है, आत्मकथा विधा की है, डायरी विधा की है, रिपोर्टाज है या संस्मरण है? प्लाट का मोर्चा सोच के देखिए आप लोग, बिल्कुल डायरी विधा की है। बहुत 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 सही। चले, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 57 का। आप लोगों का बहुत आंसर सही हो रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? पृथ्वीराज की जो आंखें हैं, यह राम कुमार वर्मा की एकांकी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आप लोगों का पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं उसके बारे में अभी बताते हैं। पहले ये देखिए, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? जूही की कली और झरना में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, छायावाद की प्रथम कृति जूही की कली है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। क्यों है, अब चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है, ठीक है। क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इन्होंने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी, यानी 1918 में, ठीक है। तब 1918 में जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी रचना आई झरना, ठीक है, प्रकाशित हो चुकी थी। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो 1916 में जब जूही की कली प्रकाशित हुई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसीलिए इसको छायावाद का प्रारंभ रचना माना जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर देख लेंगे, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? जूही की कली, ठीक है। तो देखिए, 1916 पहले आएगा। 1916 में जूही की कली प्रकाशित हुई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद 1918 में जयशंकर प्रसाद का झरना जो है, ये प्रकाशित होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1918 ईस्वी से ही छायावाद का प्रारंभ माना है। इसीलिए कितने बच्चे झरना लगा कर आते हैं ऑप्शन में। झरना आपका हमेशा गलत रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि 1916 में जूही की कली प्रकाशित हुई थी और 1918 में झरना प्रकाशित हुई थी। यानी जूही की कली से 2 साल बाद झरना का प्रकाशन हुआ था। इसलिए छायावाद की पहली जो कृति है वो जूही की कली है। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंटिन्यू आपसे ये सवाल पूछा जाएगा आगे सेमेस्टर में भी, ठीक है। चले, उम्मीद है साथियों आपको आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोग लॉन्ग टाइम तक इसे जीवन भर आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो पीडीएफ है ये फ्री में है, आप लोग इसका यूज कीजिए, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। चलें, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा आत्मा की छाया परमात्मा में, ठीक है। यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो छायावाद की यह परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक लेना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। देखिए, इस समय थोड़ा दिवाली का टाइम है, तो पटाखे वगैरह जलाए जा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। बाकी मैं तेज से बोलने का प्रयास करूँगा। कविता क्या है? किसकी प्रसिद्ध निबंध है? बताइए, किसका प्रसिद्ध निबंध है? कविता क्या है? तो देखिए, ये पंडित रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनकी ये कविता क्या है? ये इनका प्रसिद्ध निबंध है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1909 में, 1915 में, 1918 या 1919? उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2022-23 में ये 2 बार पूछ चुका है, 2024-2025 में यह एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यह प्रश्न, ठीक है। अब उसने कहा था, इस जो कहानी है ये तो प्रकाशन आपको पता चल गया 1915 में हुआ था। इसको लिखा किसने था ये भी तो पूछता है एग्जाम में। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी
उसने कहा था साल 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है उसने कहा था, इसको कब लिखा गया था? 1915 में इसका प्रकाशन वर्ष है। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, ठीक है। और जो उसने कहा था ये कहानी है, ये हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी बहुत ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर है आपका। और आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा क्लास को, ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे रिकमेंड जरूर करे साथियों, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।